आज हम स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। और अगेन ट्रिग्नोमेट्री में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेज 1, तो इसी तरह से आपको हम ट्रिग्नोमेट्री एक साथ पूरे नहीं पढ़ाएंगे। हम फेज वाइज पढ़ाएंगे, मतलब पहले फेज 1, फेज 2, फिर फेज 3, फिर फेज 4। तो यहाँ पे फेज 1 में जो आता है वो आता है आपका कंपाउंड एंगल। फिर फेज 2 में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फिर उसके बाद फेज 3 में आप पढ़ोगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और फिर फेज 4 में पढ़ोगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि अभी नहीं है, आप 12th में पढ़ोगे। करेक्ट। तो चलो इतना तो सब बेसिक अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट करें तो यू कैन से कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 टर्म से बना है। कौन कौन सा? तो ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। तो यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इसको जो डेवलप किया गया था एंशियंट टाइम पे, पहले के टाइम पे, तो वो जो ट्रायंगल्स के साइड और एंगल्स को रेशियो लेने के लिए या मेजरमेंट लेने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया गया था बहुत पहले। लेकिन अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब बहुत यूज है। ऑफ कोर्स अगर आप आगे जाके लाप्लास, फूरियर वगैरह ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तो उसका बहुत ज़्यादा यूज है। लेकिन पहले के लिए ये था। तो वो जो हम ड्राइव कर इसको हम पढ़ना शुरू किए थे, तो यहाँ पे था कि दो जो है बेसिक फंक्शन बनाए। कौन सा? दो बेसिक फंक्शन बनाया, एक साइन और कोसाइन। और फिर 4 और फंक्शन बनाया फॉर अदर डिराइव्ड फंक्शन। तो आई होप कि ये सब आपको पता होगा कि वो जो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेंट, और ये सब जो भी मैंने लिखा हूँ ये सब लिखे। हाँ, ये आपका क्लास 10th का कह सकते हो कि एक रिव्यू है या एक रिवीजन है। तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और कोई भी एंगल अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लिया हूँ तो ये साइड आपका पी हो गया, मतलब परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा पी बाई एच, और ये कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी। आई होप कि ये सबको पता होगा, ये सारे आइडेंटिटी। इज इट क्लियर टू ऑल यू ऑल? हाँ, यस। और अगेन ऑल्सो हम लिख सकते हैं साइन का जो इन्वर्स होता है वो कॉसेक थीटा होता है, फिर कॉस का सेक, और फिर टेन का कॉट। तो वहाँ से अगर उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, और फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1। और फिर एक और हम 3 जो आइडेंटिटी पढ़ते हैं, कौन कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आई होप कि ये सबको सबने पढ़ा होगा, अच्छे से किया होगा। कोई दिक्कत? गुड, करेक्ट। अब भाई एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आगे स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा? ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हो। सेक को लिख दो 1 अपन कॉस, और टेन को लिख दो साइन अपन कॉस, और फिर उसको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो वो आपको आ जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बट एक तो ये तो तरीका हो गया सॉल्व करने का, साइन कॉस में कन्वर्ट करने का। बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? क्योंकि मुझे आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी कौन सा होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन कितना हो जाएगा? 1। यानी कि यहाँ से सेक माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका रेसिप्रोकल यानी कि वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। और इस तरह से सिमिलरली आप सेकंड भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत गाइस? एनी डाउट? चलिए, और ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टू यूनिटी, तो आप इसको एक बार बस आपका ये पूरा टेंथ का जो भी फॉर्मूला है आपको ये पूरा रिवाइज करवा देगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। मैंने पहले आंसर लिख दिया था, फिर मैंने बाद में काट दिया था।
मैं चाह रहा था कि आप सब इसको करके लाएं, तो आप फिर भी आप देख सकते हो कि आंसर लिखा हुआ है इट इज़ फॉर ऑल, सारे के सारे, तो सारे के सारे वन बन जाते हैं। बस आपको एक बार छोटा छोटा फॉर्मूला लगा के वेरीफाई करके चेक कर लेना है, तो इसको आप कर लोगे। अगर किसी का कुछ, अब मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी का कोई डाउट होता भी है, बट स्टिल अगर कुछ बच गया तो वो हम अगली बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए आगे आते हैं। हाँ, एक वापस से एक आइडेंटिटी है, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू, आइडेंटिटी नहीं सॉरी, क्वेश्चन है, इंटू साइन प्लस कॉस इक्वल्स टू सेक कॉसेक प्लस 2। तो ठीक है इसको, अच्छा ये आपने जब 10th में भी पढ़ा होगा ऐसे क्वेश्चंस आपने 10th में पढ़ा होगा, तो बहुत सारा मेथड था सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब किसी को साइन कॉस में करके करना होता है, कोई आइडेंटिटी यूज़ करता है, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। इन जनरल आप मान के चलो कि ट्रिग्नोमेट्री में आप जिस भी मेथड से करोगे आपका आंसर आ रहा है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू कैन गो बाय एनी मेथड। मैंने बस सबसे कॉमन जो होता है कि चलो भाई सबको साइन कॉस में करके कर देना है, तो साइन कॉस में करके कन्वर्ट करके किया हूँ, तो आप देख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? सिंपल है, हो जाएगा ये। ओके, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल 3 देखिए। मैंने लिख दिया है, आप कन्वर्ट इन साइन कॉस एंड डू इट बाय योरसेल्फ, आसानी से आप कर सकते हो। अच्छा एग्जाम्पल 3 तो आपको देख के कुछ कुछ याद आ गया होगा कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो हमको आप किसी न किसी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर एक बार पूछा गया होगा, या तो कभी उसको हाँ साइन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली साइन कॉस कर ले या कॉस साइन कर ले। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन को आप आसानी, अच्छा कोई कोई बच्चा इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके करता है, कोई कोई कहता है सर मैं उस वन के जगह पे आइडेंटिटी यूज कर लूँगा। कौन सा आइडेंटिटी यूज करूँगा? तो सर कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा है, तो मैं वन को लिख लूँगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा। तो वट एवर वे यू, यस यस, एनी मेथड यू विश टू डू यू कैन डू इट। ओके गाइस, चलिए एग्जाम्पल 4 देखते हैं। हाँ एग्जाम्पल 4 में क्वेश्चन था कि एक बहुत भारी मतलब भयंकर सा एक्सप्रेशन लिख दिया था और बोल रहा कि वो सिंप्लीफाई होके क्या होगा। अबे कुछ नहीं सिंप्लीफाई होगा तो क्या होगा, बस इसको आपको मैंने जितने भी सेक और कॉसेक है उसको टेन और कॉट में कन्वर्ट कर दो और सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो सब कट पिट के 0 बन जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको? इज इट क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? अच्छा चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगेन, अरे बहुत छोटा क्वेश्चन है, मतलब 1 + साइन अल्फा अपॉन 1 + कॉस अल्फा, फिर वो उधर कितना है 1 + सेक अल्फा बाई अपॉन 1 + कॉसेक अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा। ठीक है, साइन कॉस में इसको कन्वर्ट किया तो वही का वही बन गया, और एक साइन अपॉन कॉस आ गया, वो 10 के इक्वल होता है, लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइन कन्वेंशन। यहाँ से थोड़ा नया, मतलब यहाँ से आपके लिए नया, इतना इससे पहले तो मान के चलो कि आपके लिए वो क्लास 10 का ही एक तरह से रिवीजन ही रहा होगा, तो उसमें मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं। अच्छा पहले एंगल को ही कैसे डिफाइन करते हैं। तो एंगल क्या होता है, इसको आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ टर्निंग, मतलब किसी भी इनिशियल पोजीशन से, अगर ये अगर इनिशियल है और ये अगर ये फाइनल पोजीशन हो रहा है, तो ये कितना टर्न हो रहा है उसी को तो हम एंगल में बोलते हैं। द द अमाउंट ऑफ टर्निंग, guys don't make sound please, who is making this sound? Silent killer Rohit, don't make sound. Okay, तो एंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई अगर इनिशियल पोजीशन है और यहाँ से ये फाइनल हो गया, तो वो इनिशियल से फाइनल होने में जितना टर्न किया है, तो दिस अमाउंट ऑफ टर्निंग इज कॉल्ड द एंगल। तो अगेन अगर आपको टर्न करना है, तो अगर ये मान लो ये वाला लाइन इनिशियल था, ये वाला लाइन अगर आपका इनिशियल, तो वो टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो हाँ, अब यहाँ से देखते हैं कि इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है। तो हम जो साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं और जो आपको भी यूज़ करना है, कि जो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा, जैसे पहला केस में जो टर्निंग हुआ अल्फा एंगल, मतलब अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज वाले सेंस को पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लेना है। तो ये कन्वेंशन है और आप भी इनको फॉलो कीजिए।
कि एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग को आपको पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज टर्निंग को नेगेटिव लेना है। यहाँ तक क्लियर है भाई? बात यहाँ तक समझ में आई गाइस? ओके, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं, तो ठीक है, इसको मेजर करने के लिए दो यूनिट है। एक तो आप उसको डिग्री में मेजर करते हैं, जो कि आप अभी तक आपने शायद यही पढ़ रहे होगे कि हाँ एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, और एक दूसरा यूनिट होता है रेडियन। तो वो थोड़ा नया है, वो देख लेंगे, लेकिन पहले डिग्री को देख लेते हैं। तो आप कहते हैं ना कि भाई कितना को बोलोगे 1 डिग्री कितना हुआ सर, 1 डिग्री कितना हुआ, कहते हैं ना 1 केजी कितना हुआ, मत इसी को 1 केजी कैसे बोलते हैं, तो 1 मीटर इतना ही क्यों होता है, तो सबका उसका फिजिक्स में अलग उसका डेफिनेशन है। तो मैथ्स के लिए बोले कि हाँ 1 डिग्री कितना होगा, तो बस हमने क्या किया कि एक लाइन सेगमेंट ले लिया, मतलब 2 लाइन सेगमेंट ले लिया जो आपस में परपेंडिकुलर हो, 2 परपेंडिकुलर लाइन ले लिया, और उनके बीच ये जो कुछ भी जो एंगल बना हुआ है उनको 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, मतलब उसके अंदर ये 90 इक्वल पार्ट्स बना दिया, और ईच पार्ट जो एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसको हमने बोला 1 डिग्री। बात समझ में आई यहाँ पे कि व्हेन वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस and divide them in 90 equal parts, then each part equals to 1 degree। तो क्या ये बात समझ में आई सबको? चलिए अब देखते हैं कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन क्या होता है, तो कोई भी एक हम अगर सर्किल लेते हैं, अगर आपने ये सर्किल लिया, ठीक है, आप एक कोई भी सर्किल ले लो, और यहाँ पे सर्किल का सेंटर कुछ अगर सी है और ये रेडियस आर है, मान लो ये रेडियस आर है, उसका रेडियस आर। अब देखिए, और मैंने एक आर्क बनाया, एक आर्क लेंथ लिया, और एक आर्क जो बना रहा हूँ उस आर्क का तो कोई भी लेंथ ले सकता हूँ, बट अगर मैंने इफ सपोज इफ आई एम टेकिंग द लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्किल, जो कि आर है, मतलब रेडियस 5 है तो 5 सेंटीमीटर का आर्क भी बना लिया, और ये भी रेडियस है तो ये भी तो आर ही होगा, तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन, या उसको 1 C बोलते हैं या 1 पाई बोलो, ये तो लिखने का तरीका है, बट रेडियन समझिए क्या हुआ कि एक सर्किल लिया पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका सेंटर हो गया, ये एक रेडियस आर है, और एक मैंने कोई भी आर्क ले लिया, आर्क का लेंथ भी कितना ले लिया, रेडियस के इक्वल, तो तब जो इस सेंटर पे एंगल बनेगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। इज दिस करेक्ट? या ये समझ में आई क्या बात है? सबको भाई सबको भाई समझ में आया ये बात है, क्या क्या बताया गया है कि 1 रेडियन क्या होगा? चलिए, और उसी को डिनोट करते हैं, उसके 1 के ऊपर कभी कभी सी लिखा रहता है या 1 के ऊपर पाई लिखा रहता है, या आपको कॉपी में तो ऐसे तो मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर डिग्री लिखा हुआ है तो 2 डिग्री ऐसे लिखा होगा, 90 डिग्री मिलेगा, बट केवल 3 लिखा हुआ है तो आप मान के चलो वो डिग्री में नहीं है, वो रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हाँ, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे एक सेंटर बना दिया और एक रेडियस ले लिया, और आर लेंथ का, और एक जो लेंथ ऑफ आर्क वो भी आर लिया, तो हमको जो बन रहा है क्या एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 1 रेडियन या 1 C। अच्छा, एक और आपको पता होगा कि इफ लेंथ ऑफ कोई भी अगर लेंथ ऑफ द आर्क अगर आप एल लेते हो तो एल इक्वल्स टू आर थीटा, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, आई होप कि ये चीज़ पढ़ा होगा आपने, एल इक्वल्स टू आर थीटा, जहाँ पे कि थीटा को हम रेडियन में लेते हैं। कोई दिक्कत? ओके ओके, तो हाँ वो ध्यान रखना कि थीटा को रेडियन में लेना है। तो अब हम यहाँ से कुछ वो रेडियन और डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ से पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, या ऐसे आप समझ सकते हो कि होल अगर आप सर्किल ले ले तो टोटल कितना रेडियन बनेगा, तो मैं वहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालूं तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एल अपॉन आर। अच्छा, एल अपॉन आर आ जाएगा, और एक पूरे सर्किल में पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर अपॉन आर, तो ये आर आर कट गया तो थीटा कितना आ गया, 2 पाई आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर टोटल अगर पेरीमीटर में देखा जाए तो सेंटर के अलॉन्ग कितना एंगल बन रहा है,
2 पाई बन रहा है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, और यहाँ पे टोटल कितना फोर राइट एंगल बनेगा, 1 2 3 4। अगर उसको दो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा तो उनके बीच टोटल 4 राइट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 90 90 90। कोई दिक्कत? तो वहां से क्या कह सकते हो कि 2 पाई इक्वल्स टू 4 राइट एंगल है तो 360, 90 इंटू 4, यानी कि पाई इक्वल्स टू कितना कह सकते हो? 180 डिग्री। तो वही रिलेशन लिखा हुआ है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आपको पाई, तो आप पाई को 180 लिख सकते हो। अगर पाई डिग्री में है तो 180, सॉरी पाई अगर रेडियन में है तो 180 डिग्री में है तो पाई इक्वल्स टू आप 180 लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट गाइस? तो यहीं से वो सिंपल यूनिटरी मेथड का एक एक नियम लगा लोगे तो क्या आ जाएगा? 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। कोई डाउट इसमें? और और अगर मुझे 1 रेडियन लिखना हो तो कितना हो जाएगा? वो 180 अपॉन पाई डिग्री। ये भी क्लियर है? आई होप कि ये भी क्लियर होगा आपका। चलिए, और पाई का, हाँ, और पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर लिख लो 3.14, तो 180 अपॉन पाई का वैल्यू लगभग 57.3 आ जाता है। तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि हाँ 180 बाई पाई 57.3 आता है। कोई डाउट यहाँ पे गाइस, यहाँ तक भाई? चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन है कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या दिक्कत? जैसे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है? पाई बाई 180। तो उसको पाई बाई 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? पाई बाई 3। आई होप ये सब। चलिए, 45 को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 45 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? पाई बाई 4। फिर 300 को करना है, तो 300 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 5 पाई बाई 3। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई दिक्कत? चल, अच्छा यहाँ, और यहाँ पे दिया है कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें। ठीक है, और पहला दिया है कि 3 पाई रेडियन। तो ठीक है, मुझे पता है कि पाई में कितना होता है? 180। तो 3 नहीं नहीं, क्या लिखा है? अच्छा हाँ, 3 लिखा है, 3 पाई लिखा है तो 3, और पाई की जगह पे 180 कर दिया तो कितना आ गया? 540। फिर लिखा है 2/3 पाई, तो 2/3 इंटू 180 कर दिया तो ये 120 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए चलिए, ठीक है फिर। तो इतना ही था बेसिक आपका जो था ट्रिग्नोमेट्री, यहीं तक था। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, और अब कुछ एक डीपीपी वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? स्पेशल डीपीपी लॉग का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है गाइस? चलिए, तो जिन बच्चों ने मुझे डाउट्स भेजा था मैंने उनका सॉल्यूशंस तो बनाए, रिटेन सॉल्यूशन बनाए हैं, पर इसके अलावा जिनका डाउट रह गया हो तो आप ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला है कि मुझे आप सॉल्यूशन भेज देना जरूर, तब देखो मैं कितना अच्छा से बना के रखता हूँ आपके लिए सॉल्यूशन। तो ठीक है, स्पेशल डीपीपी 1 का शायद 4 में किसी का डाउट था, यानी कि 1 2 3, अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सबका हो गया था क्या? शुड आई अज्यूम कि 1 2 3 सबका हो गया था ना? किसी का कोई डाउट डाउट था उसमें? ओके, नो डाउट, तो गुड। तो तो बेटा जिन्होंने भी पूछा था, आई डोंट हैव द क्वेश्चन नाउ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, पर मुझे उसके लिए अलग स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। अगर आपका 2 डाउट था तो आप एक बार बस मैसेज कर देते मुझे क्लास से पहले कि सर इसका सॉल्यूशन बना दीजिए, या आप ग्रुप में लिख दो ना, आप सब ग्रुप। मुझे तो पर्सनली बच्चे इतना सारा भेजते हैं, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि हो सकता है किसी बच्चे का छूट भी जाए, क्योंकि इतना बच्चे रहते हैं और इतना सारा बैचेज रहता है, तो सब वो ग्रुप में नहीं लिख के मुझे पर्सनली ही लिख देते हैं। तो मे बी कि का ये डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 3 लॉग दे दिया, इससे डरने वाली कौन सी बात है? आप 1 लॉग एट ए टाइम देखो ना। आप तो लॉग 2 देखो, और उसके बाद लॉग 2 के आगे क्या लिखा हुआ है उसको एक बॉक्स मान लो, तो उस बॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो यहाँ से आ गया वो बॉक्स का वैल्यू 2 की पावर 0, और वो 1 होता है। अगेन अब 3 के आगे जो लिखा है उसको बॉक्स मान लो, तो 3 के आगे log x टू द बेस 4 लिखा है, उसको बॉक्स मान लो, तो बॉक्स का वैल्यू कितना हो गया? 3 की पावर 1। और अगेन log x टू द बेस 4 का वैल्यू 3 की पावर 1 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया?
4 की पावर 3। उसी तरह से सिमिलरली वाई और जेड निकल जाएगा। अगर एक्स समझ में आया तो वाई और जेड भी ऐसे ही है, वो ऐसे करके लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? तो आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे एक्स वाई जेड में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, देख लेंगे भाई। चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ठीक है, आप देखो 2 लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस 1/3 है और यहाँ पे बेस 3 है। तो अभी कुछ कर सकते हैं क्या? ये 3 और 1/3 है, तो अभी कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना? हाँ मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं उस इसको भी 3, हाँ इसे हमको 3 बनाना पड़ेगा, तो क्या बस 1/3 को लिख दो 3 की, करेक्ट करेक्ट, 1/3 को लिख दो 3 की पावर -1, और वो -1 इधर से डिवाइड में आ जाएगा तो वो माइनस आ जाएगा। तो ये वाला पहला स्टेप समझ में आया सबको? डिड एवरीवन गेट द फर्स्ट स्टेप? अच्छा एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे लॉग बेस में 1/3 है, तो उसको आप लिख सकते हो ना, बेस लॉग 3 की पावर -1 लिख सकते हैं बेस में। और ये कितना हो जाता अगर ये लॉग ऑफ कुछ अगर नंबर n/a की पावर b होता है, तो ये b से क्या इधर डिवाइड हो जाता है, ये पता है ये चीज़? और हाँ तो यहाँ पे 3 की पावर -1 है, तो ये -1 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 1/-1, कोई दिक्कत? तो बस वही की अच्छा करेक्ट। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो इस 1/2 को भी क्या -2 बना लूँ क्या? इस 1/2 को 2 बनाया जा सकता है, करेक्ट। और 2 की पावर -1 किया तो एक माइनस पीछे लग जाएगा क्या? एक माइनस पीछे लग जाएगा। तो बस फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, एक माइनस अगर पीछे लग गया तो वो, और वो अच्छा, और अगर ये माइनस इसके पीछे है तो -1 है, तो वो बी के ऊपर आ जाएगा क्या? तो ये 1/b हो जाएगा क्या? ये वाला समझ में आया कि नहीं सबको, ये बताओ ये स्टेप। चलिए बस फिर क्या है, तो अब ये कितना हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग कितना हो जाएगा m/n, तो ये log 3। और पहले कितना था, लॉग a टू द बेस 2, और यहाँ पे कितना है log 1/b टू द बेस 2 इक्वल्स टू 1। अब अगेन यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लग जाएगा। कौन सा बेस चेंजिंग थ्योरम? कि अगर दोनों का बेस 2 और 2 है, तो उसको सिंगल बेस में लिख लो, सिंगल बेस log a टू द बेस 1/b, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1। तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया, a इक्वल्स टू 1/b का पावर 3, तो यहाँ से ए बी क्यू कितना आ गया 1। समझ में आया ये चीज़? करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाँ डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 8, ये किनका डाउट था? अच्छा आशीष, हाँ ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वो जो भारी भरकम जो भयंकर टर्म लिखा है, मैंने ऊपर वाले को बी मान लिया, नीचे वाले को ए मान लिया, और पहले ए और बी सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए को कितना लिखा है, √64 प्रोडक्ट में लिखा है। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था डीपीपी में, या कहीं ना कहीं आया था, मैंने क्लास नोट में दिया था, x इक्वल्स टू √5 या √8 हाँ। बस बस सिंपल वही क्वेश्चन है, एक बार स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर कर दिया, तो पहला रूट हट गया 64, और फिर √64 अप टू इन्फिनिटी तक आएगा, तो उसको भी मैं ए ही लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ए कट गया, क्योंकि ए का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए ए का वैल्यू आ गया 64। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ एक बार और बेटा बता रहा हूँ, मैंने वो जो √64 को अप टू जो इनफाइनाइट टाइम्स है उसको मैंने ए मान लिया। यहाँ तक कोई डाउट किस तुमको? अच्छा अगर उसका स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर कर दिए, तो देख रहे हो ये सबसे पहला रूट हट जाएगा, सबसे ऊपर वाला रूट हट जाएगा, तो वो रूट हट गया, तो वहाँ पे क्या 64 बचेगा, और उसके बाद फिर से वो √64 कहानी फिर से रिपीट होगी। अच्छा, और ये जो कहानी वापस से स्टार्ट हुआ, इस कहानी को क्या वापस से आप ए लिख सकते हो क्या? क्योंकि ए को हमने माना था √64, √64 तो क्या उसको ए लिख सकते हैं?
तो बस वहाँ से आ गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64a, तो ए कट गया तो ए का वैल्यू 64 हो गया। ए जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि रूट का कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएगा ना अगर 64 है तो, इसलिए ए का वैल्यू आ गया 64। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए वापस से बी निकालता हूँ, तो बी मैंने वो √56 प्लस √56 प्लस √56 अप टू इन्फिनिटी है। वापस एक बार स्क्वायर कर दिया तो पहला वाला रूट हट गया तो यहाँ पे 56। अच्छा उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस आएगा, और फिर से कहानी रिपीट हो रहा है √56 √56 √56। तो तो क्या मैं इसको बी मान सकता हूँ? तो ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू 56 प्लस बी हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इज इट क्लियर? बस इसको फैक्टराइज कर लिया तो बी का वैल्यू 8 आता है, -7 आता है, तो ये रूट का वैल्यू है तो ये नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो बी का वैल्यू आ गया 8। तो बस अब वहाँ पे रख दिया तो वो 56 प्लस 8, सॉरी बी का वैल्यू 8 आ गया, तो वो कितना हो गया 56 प्लस 8/64। तो वो लॉग 64/64 1 आ गया, और लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है 0, इसलिए आंसर 0 आ गया। हाँ क्लियर है, समझ में आया भाई आप सबको? हेलो एवरीवन, डिड एवरीवन गेट दिस?